हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड अशासकीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे एक अशासकीय विद्यालय के अंतर्गत हमें एलटी और प्रवक्ता में वैकेंसी यानी कि पोस्ट देखने के लिए मिल रही है। और इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है 60,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और आपको पता है कि ये परमानेंट सरकारी टीचर की वैकेंसी होती है, परमानेंट सरकारी टीचर की पोस्ट होती है। तो आप ये आपके पास बहुत अच्छा मौका है। ठीक है। तो आप अवश्य से, अगर आपकी पोस्ट इसमें है तो आप अवश्य से इसमें क्या करना, फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ पे भेजना है, और कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और कब आपका क्या एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा। तो सारी जानकारी मिलेगी आपको इस सेशन के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि 2021 में 2021 से जो अशासकीय विद्यालय हैं उत्तराखंड में, जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं, इन पे हाई कोर्ट ने क्या कर दिया था, इनकी जो वैकेंसी थी, इनकी जो भर्ती थी, इस पे हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। और कई स्कूल ऐसे थे उनमें आधे पोस्टों पे भर्ती हो गई थी और आधे पोस्टों पे नहीं हुई थी। तो हाई कोर्ट की के स्टे लगने के बाद कई स्कूल क्या हुए, हाई कोर्ट में दोबारा गए, और वहाँ से अनुमति लेने के बाद उन्होंने अपने स्कूल में फिर से जो रुकी हुई भर्ती है उस पर नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। तो इसी पर्पज़ में, इसी क्रम में, इसी श्रेणी में हमें एक नए विद्यालय की वैकेंसी के बारे में पता चला है, या फिर उनकी वैकेंसी आई है तो देखने को मिल रही है। तो ये जो वैकेंसी रहने वाली है ये भी हाई कोर्ट की अनुमति पे हो रही है। हाई कोर्ट से अनुमति ली है उन्होंने, तब जाके ये अपनी क्या कर रहे हैं, वैकेंसी को पूरा कर रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर रहे हैं। तो ये जो विद्यालय है ये राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय इंटर कॉलेज गुरुकुल नारसन हरिद्वार का है। यहाँ से विज्ञप्ति देखने के लिए मिल रही है। तो इसमें लिखा है कि विज्ञप्ति संख्या 1 दिनांक 6/6/2022 के द्वारा। तो जो ये विज्ञप्ति है वो 6 जून 2022 की है, 6 जून 2022 की है। ठीक है। तब से इस पर हाईकोर्ट की रोक लगी थी, और अब इन्होंने क्या किया, इस पर अनुमति ली है, और अब जो बचे हुए पद हैं उन पर इन्होंने भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। तो देखते हैं के द्वारा विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापित के क्रम में कतिपय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं की गई थी। तो किन्हीं पद पे कर दी थी और किसी पद पे इन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई थी क्योंकि स्टे लग गया था। और गवर्नमेंट ने बोला था कि इसकी जो विज्ञप्ति होगी वो आयोग के माध्यम से होनी चाहिए। अभी भी गवर्नमेंट ने वही बोला है, उसके लिए समिति भी गठित की है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा। ठीक है। तो इसके बाद इसी क्रम में देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या इतने में पारित निर्णय 2024 में पारित निर्णय के अनुपालन में मुख्य शिक्षाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक इतने दिनांक 5 अप्रैल 2025 के द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में निम्न विवरणानुसार रिक्त पदों पर अर्ह महिला पुरुष अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो 5 अप्रैल 2025 को इनको क्या मिली है, अनुमति मिली है। 5 अप्रैल 2025 को इनको अनुमति मिल गई है, और अब इसी अनुमति के बिहार पे ये क्या कर रहे हैं, नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहली पोस्ट हमें देखने के लिए मिल रही है ये है प्रवक्ता अंग्रेजी की पोस्ट। लेक्चरर की पोस्ट रहने वाली है अंग्रेजी में। इसमें जो टोटल पदों की संख्या है वो 2 पदों पर रहने वाली है, और आरक्षण की स्थिति है 2 पोस्टें हैं, सामान्य जाति की हैं। ठीक है। और इसका जो लेवल पे रहेगा, ग्रेड पे रहेगा, सैलरी मैंने आपको बता दिया, लेवल वही रहता है जो सरकारी टीचर का रहता है, राजकीय स्कूल राजकीय अध्यापकों का रहता है। लेवल 8 की जॉब है, तो यानी कि 47,600 से और 1,51,106 तक आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको यहाँ पे 60,000 रुपये स्टार्टिंग से आपकी सैलरी बन जाती है। और जो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता आपको पता है कि लेक्चरर के लिए जो शैक्षिक योग्यता चाहिए वो पीजी प्लस बीएड चाहिए, और इसमें कोई भी टीईटी मान्य नहीं होता है। मतलब टीईटी अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना टीईटी के भी आप लेक्चरर का फॉर्म भर सकते हो। वही योग्यता है जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है, यूकेपीएससी के द्वारा जो निर्धारित की गई है वही योग्यता इसमें भी है। आयु की बात करें तो एज आपकी 21 साल होनी चाहिए, और मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हो, SC ST OBC से बिलोंग करते हो, अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपको एज में छूट मिलेगी। ठीक है। जो भी आपको छूट मिलेगी, 5 साल मिलती है या फिर 3 साल मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे अधिकतम छूट, आयु सीमा में छूट मिलेगी। उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है वो सहायक अध्यापक LT में रहने वाली है, सहायक अध्यापक की है, और जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान का रहने वाला है। यहाँ पे SST में वैकेंसी है, और टोटल जो वैकेंसी है यहाँ पे 3 पोस्टों पे वैकेंसी है। एक अनुसूचित जाति की है, यानी कि एक
रिजर्व कैंडिडेट की है और 2 यहाँ पे अनारक्षित की हैं। तो 2 सीटें क्या हैं, जनरल कैंडिडेट की हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जो लेवल पे रहेगा आपका एलटी का, वो लेवल पे 7 रहेगा, जो राजकीय अध्यापकों का होता है। और योग्यता आपको पता है कि एलटी में जो योग्यता चाहिए, एलटी के लिए आपको योग्यता चाहिए यूजी होना चाहिए आपके पास, और प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, और प्लस आपके पास टीईटी होना चाहिए। तो टीईटी यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी है। फिर चाहे आपके पास यूटेट हो या फिर आपके पास सीटेट हो, दोनों में से आपको कुछ भी होना चाहिए। और कौन सा होना चाहिए, वो सेकंड वाला होना चाहिए, ये आपको पता ही होगा। और आयु की बात करें तो एज आपको यही है, एज मिनिमम आपकी 21 साल और मैक्सिमम आपकी 42 साल होनी चाहिए। बाकी अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपको कुछ छूट मिलेगी, जो आपको जिस हिसाब से आपको छूट मिलती है। अब आगे बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है और फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा। तो जो आपको फॉर्म मिलेगा, आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो उक्त रिक्त पदों पर भर्ती है तो आवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार से ₹300 का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम से हो और डाकघर बैंक रोशनाबाद हरिद्वार में देय हो, जमा कर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में जाना है और वहाँ पे आपने ₹300 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, डीडी बनाना है, या फिर आप पोस्टल ऑर्डर बना सकते हो। और जो पोस्टल ऑर्डर होता है आपको ये डाकघर में मिल जाएगा, और डाकघर से मिल के वहाँ से लेके आपको क्या करना है, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के ऑफिस में जाना है और वहाँ से आपको फॉर्म खरीदना है। वहाँ से आप जैसे आप उनको ₹300 का डीडी दोगे या पोस्टल ऑर्डर दोगे तो वो आपको फॉर्म दे देंगे, और आपको वहाँ से फॉर्म ऑफलाइन लेके आना है, और वो फॉर्म ऑफलाइन लेके आपको वहाँ पे भर देना है, जो भी उसमें दिया होगा, अपना नाम, एड्रेस वगैरह जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सब भरनी है उसमें। उसके बाद पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र विज्ञापन प्रकाशन होने की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में पंजीकृत डाक से जमा किए जा सकेंगे। तो ये जमा आपने भी कहाँ पे करना है, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में ही जमा करना है, वहीं पे आपको जमा करना है और पंजीकृत डाक से जमा करने हैं। हो सके तो आपको ये क्या कर देना चाहिए, स्पीड पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्पीड पोस्ट करेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है। 45 रुपये में आपका स्पीड पोस्ट हो जाएगा, तो आपको स्पीड पोस्ट करना अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसमें जो लास्ट डेट है 3 सप्ताह के भीतर, यानी कि 5 अप्रैल को ये वैकेंसी निकली है, 5 अप्रैल को ये विज्ञापन निकला है, 5 अप्रैल 2025 को ये वैकेंसी निकली है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 3 हफ्ते बाद, यानी कि 21, अगर यानी कि आपकी जो लास्ट डेट होगी वो 26 अप्रैल की रहेगी, ठीक है। 26 अप्रैल 2025 को आपकी क्या है, लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो 26 अप्रैल 2025 से पहले आपको ये फॉर्म मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के कार्यालय में स्पीड पोस्ट करके पहुंचा देना है। उसके बाद फॉर्म के साथ आपको क्या क्या संलग्न करना है, तो सभी शैक्षिक प्रशिक्षण व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी है, आपने संलग्न की जानी आवश्यक होंगी। प्रवक्ता व सहायक अध्यापक, साथ ही साथ प्रवक्ता व सहायक अध्यापक पदों हेतु तो आवेदक को उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। तो आपने आपका 10th 12th यूजी हो गया, पीजी हो गया, प्लस बीएड हो गया, प्लस टीईटी का सर्टिफिकेट हो गया। जो आपने टीईटी का सर्टिफिकेट जो भी आपके पास यूटेट है या चाहे सीटेट है, तो उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, उसमें खुद के साइन करके फॉर्म के साथ लगा देना है। प्लस आपको क्या करना है, डोमिसाइल, जो आपका अस्थायी निवास है, डोमिसाइल है आपका, वो भी क्या करना है, इसके साथ संलग्न करना है, डोमिसाइल भी इसके साथ संलग्न करना है और वो भी भेज देना है। और प्लस आपको क्या करना है, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में सेवायोजन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो आपका नाम लिखा हुआ है, उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको सेल्फ अटेस्ट करके फॉर्म के साथ अटैच कर देना है, ठीक है। और फॉर्म को स्पीड पोस्ट कर देना है। यही बताया गया आगे कि आवेदक को उत्तराखंड सेवायोजन कार्यालय द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तो अगर आप डोमिसाइल, मान लो अगर आप डोमिसाइल और ये एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आपने इन दोनों में से अगर कोई भी नहीं भेजा तो आपका फॉर्म क्या कर देंगे, ये लोग कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनको तो थोड़ा सा चाहिए कि फॉर्म कैसे लोगों का कैंसिल हो। तो आपको अपना फॉर्म कैंसिल अगर नहीं कराना है तो आपको सारे जो डॉक्यूमेंट है वो भेज देना है, साथ ही डोमिसाइल भी भेजना है और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का सर्टिफिकेट भी भेजना है। और साथ ही अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आरक्षित हो, तो आपको क्या करना है, जो आपका SC ST OBC का प्रमाण पत्र है वो भी सेल्फ अटेस्ट करके आपको वो भी भेज देना है, उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। उसके बाद आवेदक के पूर्व से सेवायोजित होने की स्थिति में संबंधित विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, आपत्ति प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य संलग्न करना आवश्यक है। तो यानी कि अगर आप पहले से किसी पोस्ट में हैं और आप ये फॉर्म भरना चाह रहे हो, तो आपको जो अपने विभाग से NOC मिलती है, तो वो NOC का जो सर्टिफिकेट लाना है अपना, और NOC का सर्टिफिकेट भी आपको फॉर्म के साथ अप्लाई कर देना है। ये उन लोगों के लिए जो पहले से ही किसी जॉब में हैं। आवेदन
पत्र के लिफाफे के बाईं ओर पदनाम व दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। तो जो फॉर्म होगा उसके बाहर से आपने क्या करना है, फॉर्म के बाहर से आपने जो लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड में आपने पदनाम लिखना है जिस भी पद के लिए आप भर रहे हो। मान लो आप अंग्रेजी के लिए भर रहे हो तो आपको लिखना है प्रवक्ता अंग्रेजी, ठीक है। और आप सामाजिक विज्ञान के लिए भर रहे हो तो आपको लिखना है सहायक अध्यापक सामाजिक अध्ययन। और दाईं ओर विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। और जो राइट साइड है वहाँ पे आपको दाईं ओर क्या लिखना है, विद्यालय का नाम लिखना है। आवेदन पत्र के साथ केवल वांछित योग्यता और अन्य प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित संलग्न किए जाएँ। फॉर्म के साथ आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सब आपको सेंड कर देना है। और ये लिख के आपको क्या कर देना है, मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार में अपना फॉर्म भेज देना है, उनके एड्रेस पे अपना फॉर्म भेज देना है। तो दोस्तों ये था कि फॉर्म कैसे भरना है और कैसे आपको फॉर्म जमा करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पे ये मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत अच्छा मौका है आपके पास, अगर आपका अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान से है तो परमानेंट सरकारी टीचर का बनने का आपके पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ पे, क्योंकि कोई एग्ज़ाम नहीं होता है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, रिटर्न एग्ज़ाम, कोई रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता है। सीधे यहाँ पे मेरिट बनती है और मेरिट बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू कौन लेता है, वो स्कूल की कमेटी होती है और वही डिसाइड करती है कि इंटरव्यू में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, कौन इंटरव्यू लेगा। तो मेरिट बनने के बाद मेरिट बनती है तो मेरिट में से शायद टॉप 10 या फिर टॉप 5 लोगों की ये क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। तो इंटरव्यू में हो सकता है कि इंटरव्यू में फेयरनेस ना हो, लेकिन जो मेरिट बनेगी, मेरिट बनने में तो हर प्रकार से फेयरनेस होती है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि अगर आपसे ज़्यादा किसी के नंबर हैं और उसका नाम आया इंटरव्यू में और आपका नहीं आया तो आपको पता चल जाएगा, आप पता कर सकते हो। जब भी इसकी मेरिट सूची लगेगी तो इनकी स्कूल की वेबसाइट पे लग जाएगी या फिर स्कूल में लगेगी ऑफलाइन, तो वहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपका नाम आया या फिर नहीं आया। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, आपको वहाँ पे तो पारदर्शिता दिखती है, लेकिन जो फेयरनेस नहीं दिखती है, जो पारदर्शिता नहीं दिखती है, वो इंटरव्यू में नहीं दिखती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक अच्छा मौका है आपके पास, तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म अवश्य भरना है। और इसीलिए क्या किया था कि जो एग्ज़ाम नहीं होते हैं इसमें और इंटरव्यू होता है, तो कई केसेस ऐसे आए कि जहाँ पे इसमें पारदर्शिता नहीं दिखती थी और इसी कारण इसमें क्या किया था, हाई कोर्ट में रिट याचिका डाली थी और इस पे कारण इस पर क्या कर लिया गया था, स्टे लग गया था। और स्टे जो लगा था वो 2021 से लग गया था, स्टे इस पर 2021 से लग गया था। तो 2021 से कई स्कूलों में क्या नहीं हुई, वैकेंसी नहीं निकली है। और जिनमें निकली है भी तो उनमें जो बची वैकेंसी, जैसे यही स्कूल है तो इसमें 2022 की ये वैकेंसी है और 2022 के ही जो बचे हुए पद हैं उन पे ही ये वैकेंसी हो रही है, नहीं तो अन्यथा और भी सब्जेक्ट में इसमें वैकेंसी हमें देखने के लिए मिलती है। साथ ही जो अशासकीय विद्यालय के जो अब जो आने वाली अशासकीय विद्यालय की जो भर्ती होगी, हाई कोर्ट ने तो स्टे लगा रखा है, लेकिन जो आने वाली वैकेंसी होगी वो क्या होगी, अब या तो UK SSS के माध्यम से होगी, UK SSS के माध्यम से होगी, आयोग के माध्यम से होगी, या फिर UKPSC के माध्यम से होगी, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और साथ ही बात करते हैं कि जो स्टे लगा है, एक दूसरा विद्यालय भी था जो जिसमें फरवरी में वैकेंसी आई थी। तो ये दूसरा विद्यालय था यहाँ पे जिसमें भी 2021 में स्टे लग गया था। 2021 में जब हाईकोर्ट का स्टे लगा तो इन्होंने भी क्या किया, हाईकोर्ट की अनुमति के बाद में 2022 में अपने विद्यालय में वैकेंसी कराई। तो ये था आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज था, रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड का। तो यहाँ पे भी दिनांक 8/7/2022, तो 2022 को इन्होंने क्या किया, फिर से हाईकोर्ट में गए और वहाँ से अनुमति लेके अपने स्कूल में भर्ती कराई, ठीक है। क्योंकि जो भर्ती थी ये इस कार्यालय के द्वारा प्रकाशित विज्ञापित संख्या 3 दिनांक 2/3/2021, तो 2 मार्च 2021 के क्रम में नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न होने के कारण संस्था में रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु पात्र महिला अभ्यर्थियों से निम्नवत आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो 2 मार्च को इन्होंने पहले 2021 में वैकेंसी निकाली। तो 2021 में फिर जब कोर्ट में स्टे लग गया था तो उसके बाद इन्होंने फिर क्या किया, अनुमति जिला शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेने के बाद या फिर हाईकोर्ट से अनुमति लेने के बाद उन्होंने क्या किया, 8 जुलाई 2022 को फिर से ये वैकेंसी निकाली और इस पर क्या किया, अपनी जो भर्ती प्रक्रिया है, रुकी प्रक्रिया है, वो संपन्न कराई, ठीक है। प्रवक्ता में और सहायक अध्यापक में तो कई पोस्टों पे इसमें क्या थी, वैकेंसी देखने के लिए हमें मिली थी। तो ऐसे ही जो अशासकीय विद्यालय हैं ये हाई कोर्ट की अनुमति लेके जो विद्यालय हैं उनमें रुकी हुई वैकेंसी क्या करा रहे हैं, पूरी करा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि जो अब आने वाले जो अशासकीय विद्यालय में जो भर्ती होगी, आने वाले टाइम पे अशासकीय विद्यालय में जो भर्तियाँ होंगी
वो किसके माध्यम से होंगी, वो लोक सेवा आयोग के माध्यम से होंगी या फिर UKPS UKSSC के माध्यम से होंगी। तो उस पर बात चल रही है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये वाली न्यूज़ थी वो, इसमें अभी पिछले हफ्ते की न्यूज़ है, मतलब 5-6 दिन पहले की न्यूज़ है ये, ठीक है, 5-6 दिन पहले का अपडेट है। इसमें ये बताया गया था कि जो अशासकीय विद्यालय महाविद्यालयों में जो में आयोग से होगी शिक्षकों की भर्ती। तो अब अशासकीय विद्यालयों में और महाविद्यालयों में जो डिग्री कॉलेज भी हैं उनमें आयोग से भर्ती की जाएगी। तो शिक्षा मंत्री ने कहा पारदर्शी नियुक्तियों के लिए सरकार उठाएगी कदम। तो इसके लिए पहले इन्होंने एक कमेटी भी गठित की थी और उस कमेटी ने अभी 2 साल से कोई भी उस पर निर्णय नहीं दिया था कि किसके माध्यम से ये भर्तियाँ की जाएंगी। तो इतना सुस्त और इतना ढीले तरीके से हमारे उत्तराखंड में काम चल रहा है, ये आप सबको पता ही है कि यहाँ पे काम कैसे चलता है सरकारी विभागों में। तो हालांकि अगर इस अशासकीय विद्यालय में अगर आयोग से भर्ती होती है तो उसमें क्या मिल जाती है, हमें पूर्ण एक फेयरनेस मिल जाएगा, एक पारदर्शिता मिल जाएगी कि हाँ भाई जो बच्चा योग्य है, जिसकी योग्यता है वही उसी का क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो वहाँ पे कोई भी भ्रष्टाचार हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ हद तक कम मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन कुछ हद तक कम मिल सकता है, लेकिन उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। आखिर जो योग्य होगा, अगर रिटर्न के बेस पे होगा, रिटर्न होगा, कोई पेपर होगा, अगर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद अगर भर्ती होती है तो उसमें भ्रष्टाचार क्या मिलता है, थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है, बजाय कि केवल ओनली इंटरव्यू के माध्यम से। तो परसों की ये न्यूज़ थी, 4-5 दिन पहले की न्यूज़ थी। तो प्रदेश के शासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पिछले काफ़ी समय से शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, जिनमें अब राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की तैयारी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता के लिए सरकार यह कदम उठाएगी, ठीक है। इसमें वही लिखा गया है कि प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के मामले में शासन का कहना है कि इनमें अनियमितता की शिकायतें संज्ञान में आई। बहुत सारी अनियमितता हो रही थी, इसमें पारदर्शिता नहीं मिल रही थी। यही वजह है कि शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की भर्ती पर 19 सितंबर 2023 से अगले आदेश तक के लिए रोक लगी है। यानी कि 19 सितंबर 2023 से रोक लगी है, ये 19 सितंबर 2023 से क्या लग गई है, रोक लगी है। और उसी के क्रम में यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, अशासकीय विद्यालयों में क्या नहीं हो रही है, भर्ती नहीं हो पा रही है। लेकिन जो कई विद्यालय हैं वो क्या कर रहे हैं, हाईकोर्ट से अनुमति ले रहे हैं और वहाँ से अपने विद्यालय में रुकी हुई वैकेंसी पे भर्ती करा रहे हैं। तो एक लूप होल यहाँ पे गवर्नमेंट ने छोड़ा है। जब आपने हाईकोर्ट ने जब रोक लगा रखी है, जब आपने रोक लगा रखी है, तो फिर ऐसी कौन सी अनुमति है कि उनको अनुमति मिल रही है और वो लोग अपने स्कूल में वैकेंसी करा रहे हैं या भर्ती करा रहे हैं। और अगर कराना भी है तो आप गेस्ट के माध्यम से कराओ, फिर गेस्ट टीचर रखो, या आप परमानेंट मत रखो। परमानेंट तो तभी आएगा ना जब स्टे हट जाएगा या फिर जब गवर्नमेंट आपको ऑर्डर देगी। लेकिन कुछ लूप होल होते हैं, वो लूप होल गवर्नमेंट हर जगह, सरकार हर जगह छोड़ती है। तो उसके बाद क्या लिखा है, 19 सितंबर 2023 से अगले आदेश तक के लिए रोक लगी है। शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित भर्ती पर लगी इस रोक के हटने तक आवश्यकता अनुसार संस्थान स्वयं के खर्चे पर अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से पठन पाठन कराएगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि जब तक ये रोक हटेगी नहीं तब तक संस्थान क्या करेगा, स्वयं के खर्चे पर अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से। तो अस्थायी व्यवस्था तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो इन लोगों ने अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से कर रहे हैं लोग, सरकारी परमानेंट टीचर हैं वो। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पा रही है, ठीक है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद कुछ विद्यालयों और महाविद्यालयों में भर्ती हुई है। यही मैं कहना चाह रहा था, जो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद कुछ विद्यालयों और महाविद्यालयों में भर्ती हुई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार प्रदेश के शासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में पूर्व की जिस व्यवस्था से भर्ती हो रही है उस व्यवस्था से भर्ती नहीं होगी। पूर्व में हुई भर्तियों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे हैं, जिसे देखते हुए अब राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनमें भर्ती कराई जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, कई विद्यालय हाईकोर्ट से अनुमति लेके इसमें वैकेंसी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा कि जो अब आने वाली जो वैकेंसी होगी वो UKPSC के माध्यम से कराई जाएगी, और जो एक सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा, और होना भी चाहिए। पारदर्शिता होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। फिर चाहे आप एग्ज़ाम 1 साल में कराओ या फिर 2 साल में कराओ, लेकिन कम से कम पारदर्शिता तो हमें देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद एक और विद्यालय की बात करेंगे, 2 मिनट में एक विद्यालय की बात करेंगे। हालांकि वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपने EPS, तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल है यहाँ पे, आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला, इसके अंतर्गत हमें यहाँ पे क्या वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है, पहले ये TGT SST में है, एक पोस्ट पे है, और दूसरा PRT में है।
पीआरटी में एक पोस्ट पे सीट है। तो अगर आप रायवाला में रहते हैं या फिर रायवाला के आसपास हरिद्वार या फिर देहरादून में रहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो, अगर आप टीजीटी एसएसटी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है ये आपको वही है कि जो यूजी होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए। और जो पीआरटी में क्वालिफिकेशन चाहिए ये ग्रेजुएशन विद डीएलएड या बीएड। तो जो बीएड वाले हैं ये भी यहाँ पे पीआरटी में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए बीएड में, तब जाके आप यहाँ पे पीआरटी में क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। तो बाकी एज का भी क्राइटेरिया सब सेम है, एज भी वही रहने वाली है आपको। और जो फॉर्म आपको भरना है वो भी आपको ऐसे ही भरना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। और डीडी आपको जो यहाँ पे बनाना है, ये सब फॉर्म ऑफलाइन होते हैं। और डीडी जो आपको बनाना है ये 250 रुपये का यहाँ पे डीडी बनाना है। किसके फेवर में बनाना है, आर्मी पब्लिक स्कूल रायवाला के फेवर में आपको डीडी बनाना है, ठीक है। 14 अप्रैल 2025 को इसकी लास्ट डेट है। 14 अप्रैल 2025 से पहले आपको ये फॉर्म वहाँ पे क्या करना है, जमा कर देना है। और अगर आपको डिटेल में ये वीडियो डिटेल में अगर आपको ये वैकेंसी देखनी है जो एपीएस की आ रखी है, तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो, APS Raiwala.com। इस वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे विज़िट कीजिए और वहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। तो अगर आप इसके इच्छुक हैं तो आप इसको भर सकते हैं। हालांकि ये परमानेंट पोस्ट नहीं होती है और ना ही सरकारी पोस्ट होती है। ये आपके मिनिमम होगी 1 साल या फिर 2 साल के लिए, जब तक अगर कोई नया टीचर नहीं आता है तो तब तक ये पोस्ट आपकी रहेगी। सैलरी हालांकि इसमें अच्छी रहती है। टीजीटी की जो सैलरी की बात करेंगे तो टीजीटी में आपको यहाँ पे 50 से 20,000 यहाँ पे आपको मिल जाती है। 15 से 20 हज़ार रुपये आपकी सैलरी रहती है। और पीआरटी में भी आपकी सैलरी 15,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे पीआरटी में रहती है। और अगर जब तक कोई टीचर नहीं आता तब तक आपको 1 साल 2 साल या फिर 3 साल आपको एक्सटेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो अगर इसका लिंक होगा या फिर पीडीएफ होगा तो ये टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की अपडेटेड इन्फो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।